नमस्कार दोस्तों, मैं अंजुम खान आपका हार्दिक स्वागत करता हूं पढ़ियार अकेडमी पे। और पिछली वीडियो में हमने क्या पढ़ा था? संज्ञा। और उसके अंत में मैंने कहा था कि हम क्रिया पढ़ेंगे। ठीक है, जो भी टॉपिक्स पढ़ा रहा हूं वो सारे कंपटीशन लेवल तक हैं, 9th 10th 11th 12th प्लस कंपटीशन लेवल। ठीक है, आज पढ़ेंगे क्रिया। क्रिया होती क्या? क्रिया का मूल रूप से बात करें तो क्रिया वह शब्द है जो कि वाक्य में प्रयोग होता है। अब वाक्य में प्रयोग होता है तो उसमें ये क्रिया बताती क्या है? किसी कार्य का करना या किसी कार्य का होना, दो चीजें बताएगी। किसी कार्य का करना या किसी कार्य का होना, दो चीजों का प्रयोग होगा। अब जैसे मैं बात करूं, मैंने क्या बोला? किसी कार्य का करना या किसी कार्य का होना, दो चीजों का बोध होगा। ठीक है, करना कैसे होगा? जैसे मैंने कहा हवा बह रही है, हवा बह रही है। और होने में मैंने क्या कहा? अलमारी में पुस्तक है, अलमारी में पुस्तक है। ठीक है, तो यहां पर क्या है? हवा का कार्य क्या है? बहना। ठीक है, और हवा क्या कर रही है? बह रही है, तो हवा अपना कार्य कर रही है। मैंने कहा किसी का होना, तो मैंने कहा अलमारी में पुस्तक है, अलमारी में पुस्तक है, तो अलमारी में पुस्तक का होना है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है? क्रिया के जो दोनों मैंने आपको बताया कि करना और होना, इन दोनों का पूर्ण रूप से अर्थ निकल रहा है। ठीक है, तो अब उम्मीद करता हूं कि क्रिया की परिभाषा अच्छे से समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब पढ़ते हैं क्रिया के भेद। ठीक है, क्रिया के भेद। क्रिया के भेद नॉर्मली हम जो है पढ़ते हैं कि क्रिया आकर्मक होती है, क्रिया सकर्मक होती है, बस। पर होता क्या है एक्चुअल में कि हम जब कंपटीशन लेवल में पढ़ते हैं तब पता लगता है कि क्रिया के मुख्य रूप से तीन भेद होते हैं। ठीक है, अर्थ के आधार पर, कर्म के आधार पर और तीसरा जो होता है वो क्या होता है? संरचना के आधार पर, संरचना के आधार पर। अर्थ के आधार पर क्रिया के दो भेद होते हैं, कर्म के आधार पर भी क्रिया के दो भेद होते हैं, पर संरचना के आधार पर क्रिया के 7 भेद होते हैं। तो अब हम इसको एक एक को अच्छे से समझाओगे। अर्थ के आधार पर क्या होता है, कर्म के आधार पर क्या होता है, संरचना के आधार पर क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले पढ़ते हैं अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर होता है कि दो क्रिया होती है। ठीक है, पूर्ण क्रिया और अपूर्ण क्रिया। ठीक है, अर्थ के आधार पर क्या होता है? तो पूर्ण क्रिया होती है, एक अपूर्ण क्रिया होती है। जिस वाक्य को हमने पढ़ा और पढ़ने से ही पता लग गया कि ये वाक्य अपने अर्थ के अंदर पूर्ण है। ठीक है, पूर्ण है मतलब क्या है कि उसका पूरा अर्थ निकल रहा है। मैं अगर एग्जांपल दूं तो जैसे सीता सोती है, पूर्ण रूप से अर्थ निकल रहा है कि सीता सो रही है। ठीक है, सीता सोती है, सो चुकी है वो। ठीक है, अपूर्ण क्रिया के अंदर क्या होता है कि जिस वाक्य में अपने आप में जो क्रिया है वो अपने आप में अर्थ प्रकट नहीं कर पाती। अब मैं जैसे मान लो इसके अंदर कोई ऐसा शब्द नहीं है जिसके हटाने से जो अर्थ पूर्ण नहीं हो। ठीक है, पर अपूर्ण क्रिया के अंदर क्या होता है कि किसी इस वाक्य के अंदर अगर मैं किसी शब्द को हटा दूं, किसी भी शब्द को हटा दूं, तो उस वाक्य का जो अर्थ है वो पूर्ण रूप से प्रकट नहीं होगा। ठीक है, जैसे मैंने बोलूं श्याम ने अनिल को मूर्ख समझा। ठीक, श्याम ने अनिल को मूर्ख समझा। यहां पर क्या है? अगर मैं ये शब्द हटा देता हूं तो इस वाक्य के अंदर इस क्रिया में जो समझा है, ठीक है, या समझना कह सकते हैं,
तो यहाँ पर पूरा अर्थ प्रकट नहीं होगा। मूर्ख के हटाते ही इस क्रिया के अंदर इसका अर्थ प्रकट नहीं होगा, और सिंपल सा पता लग रहा है अपूर्ण, पूर्ण रूप से अर्थ प्रकट नहीं होगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब बात करते हैं कर्म के आधार पर। कर्म के आधार पर आप लोगों ने पढ़ रखा होगा। ठीक है, अकर्मक और सकर्मक। अकर्मक क्रिया होती है और सकर्मक क्रिया होती है। तो कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं? 2 भेद होते हैं, अकर्मक और सकर्मक। ठीक है, अब सकर्मक में भी 2 भेद होते हैं, एक कर्म और द्विकर्म। अकर्मक में क्या है? सिंपल सा क्या है कि जिसमें कर्म होता ही नहीं है, मतलब कर्म का प्रयोग होता ही नहीं है, या कर्म की मेन रूप से कहते हैं कि कर्म जो है उसका प्रभाव नहीं पड़ता है वाक्य में। जबकि सकर्मक में क्या होता है कि उसमें कर्म का प्रभाव पड़ता है, जो क्रिया या जो वाक्य कर्म के साथ ही अपना अर्थपूर्ण प्रकट कर पाते हैं। ठीक है, और उसके अंदर क्या होता है, किसी वाक्य के अंदर एक कर्म होता है, किसी के अंदर द्विकर्म होता है, 2 कर्म होते हैं। ठीक है, अकर्मक को अच्छे समझो। तो क्रिया जैसे मान लो जिस वाक्य के अंदर कर्म का प्रयोग, जैसे मान लो मैं कहूं चिड़िया उड़ रही है, चिड़िया उड़ रही है, तो चिड़िया का उड़ना एक स्वाभाविक रूप है कि चिड़िया उड़ती है। ठीक है, तो उड़ना क्या है? ये कर्म तो कर रही है, पर इसका कर्म का जो प्रभाव है वो चिड़िया पर ही पड़ रहा है। ठीक है, लेकिन अगर मैं बात करूं सकर्मक क्रिया की, तो मैंने कहा मोहन पत्र लिखता है, मोहन पत्र लिखता है। तो अब मोहन का कर्म क्या है? लिखना। पर मोहन पत्र लिखता है तो मोहन का जो कर्म है उस कर्म का प्रभाव मोहन पे नहीं पड़ रहा है। अच्छे से समझना कि सकर्मक में क्या होता है कि जो कर्म है उसका प्रभाव कर्ता पे कभी नहीं पड़ता है, वो जिस पर कार्य कर रहा है उस पर पड़ता है। तो पत्र क्या है? ये इस पर लिख रहा है ना, तो मोहन जो लिख रहा है, तो सकर्मक में क्या हुआ कि मोहन जो कार्य कर रहा था उस कार्य का प्रभाव कर्ता पे नहीं पड़कर जिस पर कार्य कर रहा है उस पर पड़ता है। तो मोहन पत्र लिखता है, तो लिखना किस पर प्रभाव पड़ रहा है? इसका पत्र पर पड़ रहा है। ठीक है, तो समझ में आया कि अकर्मक में क्या होता है, सकर्मक में क्या होता है। एक कर्म क्या है कि मोहन पत्र लिखता है, तो मोहन क्या कर रहा है? पत्र ही तो लिख रहा है। एक कर्म मतलब क्या है? जिसमें एक ही कर्म हो रहा हो, तो मोहन का पत्र लिखना एक ही काम हो रहा है। अगर हम बात करें द्विकर्म, जिसमें 2 कर्म होने चाहिए, मैंने कहा श्याम ने राम को पुस्तक दी। ठीक है, श्याम ने राम को पुस्तक दी। अगर मैं राम और पुस्तक ये 2 चीजें हटा दूं, ये 2 चीजें हटा दूं, तो इसके सकर्मक में जो द्विकर्म है उसमें 2 कर्म आएंगे नहीं, और 2 कर्म नहीं आने से जो वाक्य है उसमें 2 कर्म नहीं होने के कारण द्विकर्म होगा नहीं। तो द्विकर्म का अर्थ क्या होता है कि जिस वाक्य के अंदर 2 कर्म का प्रयोग हो रहा हो, 2 कर्म हो रहे हों, और वो वाक्य जो है वो सकर्मक होना चाहिए। मतलब उसमें क्या हो रहा है, हमारा कर्म लग रहा है। श्याम जब राम को पुस्तक दे रहा है तो उसके हाथों का प्रयोग कर रहा है, वो किसी को पुस्तक दे रहा है तो उसका कर्म लग रहा है। ठीक है, तो समझ में आया कि द्विकर्म। और एक छोटी सी ट्रिक होती है कि सकर्मक क्रिया को पहचाने कैसे। ठीक है, तो मैंने कहा मोहन पत्र लिखता है, मोहन पत्र लिखता है, तो मोहन क्या लिखता है? अब क्या का प्रयोग करके पता लगा सकते हो कि सकर्मक क्रिया है या नहीं है। ठीक है, मैंने कहा या मोहन पत्र लिखता है, मोहन फुटबॉल खेलता है। मोहन क्या खेलता है? फुटबॉल खेलता है। मोहन पत्र लिखता है, मोहन क्या लिखता है? पत्र लिखता है। तो जब आप क्या का प्रयोग करोगे, क्या का प्रयोग करोगे, तो उससे अगर वाक्य में पूर्ण रूप से उसका उत्तर मिल रहा है, पूर्ण रूप से उत्तर मिलते ही पता क्या लग जाएगा कि वो सकर्मक क्रिया है। और अगर सकर्मक क्रिया नहीं होगी तो उसका पूर्ण रूप से अर्थ निकलेगा नहीं। जैसे मैंने बोला मोहन विद्यालय जाता है, मोहन क्या जाता है, तो यहाँ पे पूर्ण रूप से अर्थ निकलता ही नहीं है। तो मतलब क्या है
वो क्या है, आकर्मक क्रिया। क्या का प्रयोग नहीं हो रहा है, क्या का प्रयोग करके भी उसमें पूर्ण रूप से उत्तर नहीं निकल रहा है, उसमें क्या करेंगे अपन, आकर्मक लिख देंगे। ठीक है, अब बात करते हैं संरचना के आधार पर। संरचना के आधार पर मैंने बताया था कि 7 भेद, ठीक है, 7 भेद। अब 7 भेद अच्छे से समझा देता हूँ। संरचना के आधार पर 7 भेद होते क्या। पहला होता है प्रेरणार्थक, प्रेरणार्थक क्रिया। ठीक, प्रेरणार्थक क्रिया होती क्या है, जिस वाक्य में क्रिया को देख के हमें पता लग रहा है कि उससे किसी को प्रेरणा मिल रही है। ठीक है, किसी को प्रेरणा मिल रही है। जैसे मैं बोलूं, अनिल ने नाई से बाल कटवाए। ठीक है, अनिल ने नाई से बाल कटवाए, इसका मतलब क्या है कि अनिल नाई से कुछ कार्य करा रहा है। ठीक है, और सिंपल सा आगे प्रेरणार्थक क्रिया को अगर आपको, जैसे मान लो आप वाक्य पढ़ रहे हो, वाक्य पढ़ने से आपको पता ही नहीं लग रहा है कि ये प्रेरणार्थक क्रिया है या नहीं है, तो इसकी भी शॉर्ट ट्रिक होती है कि आप देख लो वाह, जिस वाक्य में वाह लग जाए वो क्या होती है, प्रेरणार्थक क्रिया होती है। ठीक है, अच्छे समझ में आ गया। अनिल ने नाई से बाल कटवाए। ठीक है, और क्या हो सकता है, और जैसे कि मैं अपना कार्य सुनील से कराऊंगा, सुनील से करवाऊंगा। तो यहाँ पर वाह लग गया। वाह लगते ही क्या पता लगना चाहिए कि वो प्रेरणार्थक क्रिया है। ठीक है, तो प्रेरणार्थक क्रिया समझ में आएगी। प्रेरणार्थक क्रिया को हम कैसे पता लगा सकते हैं, प्रेरणार्थक क्रिया होती क्या है, और सिंपल सा के वाक्य में पता लग रहा है कि किसी से प्रेरणा मिल रही है। ठीक है, किसी से प्रेरणा मिलने से क्या होता है, उसको हम कहते हैं प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। ठीक है, तो संरचना के आधार पर हम पढ़ रहे थे प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया का एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, प्रेरणार्थक क्रिया जितनी भी होती है वो सारी सकर्मक होती है। प्रेरणार्थक क्रिया जो भी होती है वो सारी की सारी सकर्मक क्रिया होती है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसके बाद बात करते हैं मुख्य क्रिया। ये दूसरा जो है इसका भेद है, मुख्य क्रिया, सहायक क्रिया। ठीक है, ये तीसरा भेद है। तो मुख्य क्रिया होती क्या है, जैसे मैं बोलूं मैं गया हुआ था। सहायक क्रिया क्या होती है कि मुख्य क्रिया का साथ देने वाली। ठीक है, सहायक क्रिया क्या होती है, मुख्य क्रिया का साथ देने वाली। ठीक है, तो हुआ था क्या है, सहायक क्रिया है, और गया क्या है, मुख्य क्रिया है। ठीक है, या ऐसे बोले मैं सुन चुका हूं। ठीक है, यहाँ पर सुन क्या है, क्योंकि देखो ये धातु रूप, तो सुनना क्या हो जाएगा, क्रिया। तो सुन क्या है, मुख्य रूप आ गया, और इसकी सहायता कौन कर रही है, मैं सुन चुका हूँ। इसका सहायता कर रही है, सहायता कर रहा है, मैं सुन चुका हूँ, तो ये क्या है, सहायक क्रिया। ठीक है, ऐसे समझ में आया। मुख्य क्रिया क्या होती है, सहायक क्रिया क्या होती है, वाक्य के अंदर प्रयोग करते पता लग जाएगा कि मुख्य क्रिया क्या आती है, वो पहले आती है, और सहायक क्रिया जो है वो बाद में आती है। ठीक है, अब बात करते हैं चौथा प्रकार। चौथा होता है तात्कालिक क्रिया, या तत्कालिक क्रिया जिसे कहते हैं। ठीक है, तात्कालिक नहीं कहते, तत्कालिक कहते हैं, तत्कालिक क्रिया। आपने आपातकाल तो सुना होगा, ऐसे तत्काल होता है। ठीक है, और तत्काल का अर्थ क्या होता है, इमरजेंसी, जब हमारी क्या होती है, इमरजेंसी होती है। ठीक है, तो जैसे मैं बोलूं रमेश, ये चौथा प्रकार है, रमेश खाना खाते ही सो गया।
रमेश खाना खाते ही सो गया। तो रमेश का खाना खाना, खाना खाते ही, तत्काल रूप से खाना खाते ही वो क्या हो गया, सो गया। और तत्कालिक क्रिया की पहचान कैसे करें? तो तत्कालिक क्रिया की पहचान किससे हो सकती है? ही। जिस वाक्य में ही का प्रयोग होता हो, ठीक है। वाक्य पढ़ोगे तो वाक्य पढ़ने से पता लग जाएगा कि जैसे रमेश खाना खाते ही सो गया, रमेश ने खाना खाया और फिर सो गया। अब इसी प्रकार जैसे क्या होता है कि एक सेंटेंस ये है, रमेश खाना रमेश ने खाना खाया, रमेश ने खाना खाया और सो गया, और सो गया। तो ध्यान रखना, रमेश ने खाना खाया और सो गया, ठीक है। तो यहाँ पर और लगते ही दोनों जो है वो स्वतंत्र क्रियाएं हैं, ठीक है। स्वतंत्र क्रियाएं होती ही वो तात्कालिक क्रिया नहीं कह सकते आप उसको, ठीक है। रमेश खाना खाते ही सो गया, ही का प्रयोग होते क्या हो जाएगा, वो तात्कालिक क्रिया होगी। रमेश ने खाना खाया, एक काम पूरा करा, फिर उसने और फिर सो गया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, दोनों वाक्य स्वतंत्र हैं, ठीक है। यहाँ पर कोई किसी दूसरे पर निर्भर नहीं करता है, ठीक है। ये समझ में आ गया। उसके बाद में जो पांचवा प्रकार है वो है पूर्वकालिक क्रिया। पूर्वकालिक क्रिया, ये पांचवा प्रकार है ना। पूर्वकालिक क्रिया क्या होती है? जैसे पूर्व का मतलब क्या होता है, पहले। कालिक में अगर हम बात करें तो काल, ठीक है। काल एक शब्द है, इसके अंदर काल का मतलब होता है समय। तो कुछ समय से जो पहले ही, जो वाक्य के अंदर हमारे को वाक्य को जब हम पढ़ेंगे तो पता लग जाएगा कि उसको उस कार्य को होने से पहले वो कार्य हो गया, ठीक है। रमेश खाना खाकर विद्यालय गया। तो क्या हुआ, रमेश ने खाना पहले खाया है और उसके बाद में विद्यालय गया है। तो क्या हो रहा है, हमें साफ साफ पता लग रहा है कि रमेश ने खाना खाया विद्यालय गया, ठीक है। रमेश खाना खाकर विद्यालय गया, तो विद्यालय जाने से पहले उसने क्या करा था, खाना खाया था। तो इसमें क्या हो रहा है कि पूर्वकालिक क्रिया का मतलब क्या है कि एक काम के होने से पहले दूसरा काम घटित हो चुका है, पूर्ण रूप से कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। उसको हम क्या कहते हैं, पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं, ठीक है। तो क्या होता है, 6 नंबर पढ़ते हैं, संयुक्त क्रिया। तो जिस वाक्य में दो या दो से अधिक धातुओं के प्रयोग से जो क्रियापद बनता है उसको हम क्या कहते हैं, संयुक्त क्रिया कहते हैं, ठीक है। उसको संयुक्त क्रिया कहते हैं। एग्जांपल देता हूं, वह खाना खा चुका होगा, मैं खाना खा चुका होगा, ठीक है। अच्छे से समझो, खाना और खा तो आपको देखते पता लग गया कि ये धातु है, और इस खाना के अंदर ये क्रिया का रूप है, क्रिया के अंदर भी ये क्या है, धातु है। जब दो धातुओं के प्रयोग से जो क्रियापद बनता है उसको हम क्या कहते हैं, संयुक्त क्रिया कहते हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब बात करते हैं 7वें नंबर पे। अब बढ़ते हैं 7वें नंबर पे, नाम धातु क्रिया। नाम धातु क्रिया क्या होती है, अच्छे समझे। जब संज्ञा या विशेषण, तो जो संज्ञा या विशेषण की बात करें तो संज्ञा या विशेषण जो है ये क्या है, नाम धातु शब्द है, ठीक है। दोनों नाम धातु शब्द है, और इनके अंत में जब हम प्रत्यय जोड़ देते हैं, उस प्रत्यय के जोड़ने से जो क्रिया का निर्माण होता है उसको हम क्या कहते हैं, नाम धातु क्रिया कहते हैं, ठीक है। उसको क्या कहते हैं, नाम धातु क्रिया कहते हैं। नाम धातु क्रिया क्या होती है, जब संज्ञा या विशेषण, जब संज्ञा या विशेषण, और संज्ञा विशेषण क्या है, अर्थात नाम धातु शब्द,
तो क्या है कि जब संज्ञा या विशेषण अर्थात नाम धातु शब्द के अंत में जब हम प्रत्यय जोड़ देते हैं, प्रत्यय के जोड़ने से फिर क्रिया का निर्माण होता है, क्रिया का निर्माण होता है, और क्रिया के निर्माण होने से क्या होता है, नाम धातु क्रिया का निर्माण होता है। ठीक है, अब उदाहरण की बात करते हैं। सेठ ने मकान हथियाया, ठीक है, तो सेठ ने मकान हथियाया, इसके अंदर क्या हो रहा है भाई, मकान अलग चीज है, सेठ अलग चीज है, और आखिरी में क्या हो रहा है कि हम क्रिया का प्रयोग कर रही है, हथियाना, सेठ ने मकान हथियाया, ठीक है। तो इसके अंदर जो मेन रूप से जो शब्द प्रयोग हो रहा है वो क्या हो रहा है, हाथ, और हाथ क्या है, संज्ञा पद, और संज्ञा पद क्या है, नाम धातु शब्द। नाम धातु शब्द का प्रयोग करने से इसके अंत में मैंने जो प्रत्यय का प्रयोग किया, प्रत्यय का प्रयोग करने से नाम धातु शब्द के अंत में, नाम धातु शब्द कौन है, संज्ञा या विशेषण, तो संज्ञा के अंत में मैंने जब नाम धातु शब्द के अंत में प्रत्यय का प्रयोग किया, प्रत्यय का प्रयोग करने से क्या हुआ, क्रिया का निर्माण हुआ, और क्रिया के निर्माण होने से नाम धातु क्रिया का निर्माण हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ, हाथ क्या है, संज्ञा पद है। ठीक है, तो नाम धातु क्रिया भी आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। उम्मीद करता हूँ कि पूरी की पूरी क्रिया जो मैंने आपको अभी समझाई वो पूरी तरीके से समझ में आई होगी। ठीक है, तब तक के लिए हम आगे पढ़ेंगे उपसर्ग एवं प्रत्यय। तब तक के लिए धन्यवाद।